अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी सिंगर अपने गाने की मदद से गिलास को शटर करे, जैसे कि इस वीडियो के अंदर आपको नज़र आएगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, ऐसा पॉसिबल है। इस इफ़ेक्ट को रेजोनेंस कहते हैं और यही वो इफ़ेक्ट है जिस इफ़ेक्ट की वजह से कोलैप्स हुआ था टेकोमा नैरो ब्रिज, जो कि 1940 की बात है, जहाँ पर चलने वाली हवाओं की वजह से जो ब्रिज था वो इतना ज़्यादा वाइब्रेट करने लगा कि उसकी वाइब्रेशन की वजह से इन दी एंड वो जो ब्रिज है वो कोलैप्स कर गया। सो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेजोनेंस को समझाने के हवाले से है कि रेजोनेंस क्या होता है। बट रेजोनेंस को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा फ्री ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, और फिर हम जानेंगे रेजोनेंस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑसिलेशंस को समझने से, फिर फ्री ऑसिलेशन पे चलेंगे। देखो, किसी भी पार्टिकल का पीरियोडिक मोशन जो कि टू एंड फ्रो होता है अबाउट अ पॉइंट। कोई भी बॉडी अगर मूव करती है रिपीटेडली, पीरियोडिक मोशन का मतलब एक ख़ास वक्त के बाद अपनी जो मोशन है उसको दोहराती है और एक पॉइंट के आगे पीछे मूव करने को कहते हैं टू एंड फ्रो मूव करती है। तो इस किस्म के मोशन को कहते हैं ऑसिलेशन। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर एक बर्ड का अपने विंग्स को फ्लैप करना, एक पॉइंट के आगे पीछे मूव करता है और पीरियोडिकली मूव करता है। जो पर हैं वो लगातार मूव कर रहे हैं, एक टाइम के बाद बार बार पर जो है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो ये ऑसिलेशन है। इसी तरीके से एक स्प्रिंग जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। एक स्प्रिंग से हमने एक ऑब्जेक्ट को लटकाया और खींच के छोड़ दिया, तो ये स्प्रिंग लगातार इस तरीके से मूव करेगा, एक पॉइंट के आगे पीछे रिपीटेडली मूव कर रहा है, इसको ही बोलेंगे ऑसिलेशन। और इसी लिहाज से एक घड़ी का जो पेंडुलम है वो भी अपनी जो मोशन कर रहा है वो एक पॉइंट के आगे पीछे कर रहा है और रिपीटेड मोशन कर रहा है, सो ये भी कहलाएगा ऑसिलेशन। ठीक है, सो ऑसिलेशन ऑलरेडी हम लोग इन डेप्थ डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में भी, और यहाँ पर मैंने आपके लिए रिवाइज भी कर दिया। किसी भी बॉडी का ऐसा मोशन जो एक पॉइंट के आगे पीछे होगा, रिपीटेडली होगा, उसे बोलेंगे ऑसिलेशन। अब फ्री ऑसिलेशन क्या है? देखो, फ्री ऑसिलेशन एक आइडियल कंडीशन है जहाँ पर पार्टिकल का जो मोशन है वो किसी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इन्फ्लुएंस में नहीं होता। यानी कोई भी बॉडी मूव करती है, वाइब्रेट करती है, तो उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। और इस मोशन के अंदर जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है पार्टिकल की, ठीक है, इसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, ऑब्जेक्ट अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करता है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता है, कांस्टेंट एनर्जी के साथ वाइब्रेट करता है और कांस्टेंट पीरियड के साथ वाइब्रेट करता है। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो याद रखिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, कांस्टेंट एनर्जी और कांस्टेंट पीरियड के साथ वाइब्रेशन करेगा। और ये एक आइडियल कंडीशन है क्योंकि रियलिटी के अंदर जो ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं एक्चुअली उसमें कोई ना कोई इंटरेक्शन तो होता ही है और लॉस ऑफ एनर्जी होता रहता है, वाइब्रेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती है। बट फ्री ऑसिलेशन समझना ज़रूरी है क्योंकि पहले आइडियल केस समझेंगे तो फिर रियल केस समझ में आएगा। तो मिसाल के तौर पे पेंडुलम जो है, एक ऐसा पेंडुलम जो कि बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है वैक्यूम के अंदर। मिसाल तौर पे एक चैम्बर के अंदर वैक्यूम फिल हुआ हुआ है और उसके अंदर पेंडुलम मूव करेगा तो उसके जो एम्पलीट्यूड है उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो ऑसिलेशन है बेसिकली ये फ्री ऑसिलेशन कहलाएगी। इसी तरीके से अगर ब्लो किया जाए, हवा ब्लो की जाए जेंटली किसी भी बॉटल के माउथ के ऊपर, तो जो मोशन होगी, ये जो मोशन आपको नज़र आ रही है, बेसिकली ये भी फ्री ऑसिलेशन है। क्योंकि अगर आइडियल केसेस सपोज कर लें तो एयर का असर ना होने के बराबर हो तो ये फ्री ऑसिलेशन है। इसके अलावा एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है, उसको भी हमने वाइब्रेट कराया, ज़्यादा एयर का असर नहीं है। तो अगर इस तरीके से गिटार की स्ट्रिंग वायलिन की वजह से वाइब्रेट कर रही है तो बेसिकली ये भी फ्री ऑसिलेशन है। ठीक है ना, वाइब्रेट होते हुए नज़र आ रही है ना स्ट्रिंग वायलिन की, तो ये भी फ्री ऑसिलेशन की ही एग्जाम्पल है। अब आइए फोर्स्ड ऑसिलेशन को समझते हैं। फोर्स्ड से मुराद आप समझ गए, ऐसा ऑसिलेशन है जो किसी भी सिस्टम में होता है किसी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की वजह से, जो कि कंटिन्यूसली उसको ड्राइव कर रही है। ठीक है, जब भी कोई बॉडी मूव करे किसी एक्सटर्नल वाइब्रेशन की वजह से, किसी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की वजह से, तो इसे फोर्स्ड ऑसिलेशन कहा जाएगा। फोर्स का मतलब होता है ज़बरदस्ती, ठीक है ना, जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं फोर्स्ड। तो याद रखना, अगर कोई बॉडी वाइब्रेट करे किसी दूसरी वाइब्रेटिंग बॉडी की वजह से, या कोई भी बॉडी वाइब्रेट करे किसी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की वजह से,
जबकि फ्री ऑसिलेशन में क्या था, वाइब्रेट कर रहा था अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, लेकिन फोर्स्ड ऑसिलेशन में ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स के लिहाज से। याद रखिएगा कि जब भी कोई बॉडी फोर्स्ड ऑसिलेशन करती है तो वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट नहीं करती, बल्कि वो जो अप्लाइड फोर्स होती है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, या किसी बॉडी की वजह से अगर वाइब्रेट हो रही है तो उसकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी के लिहाज से वाइब्रेट करती है। मिसालों से, पहला हो गया एक वाइब्रेटिंग प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है वो वाइब्रेट कर रहा है, उसकी ऊपर जो है वो कोई भी शख्स खड़ा हुआ है तो उसकी बॉडी वाइब्रेट कर रही है। अब क्या बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रही है? जी नहीं, बॉडी वाइब्रेट कर रही है, बॉडी की जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली इस प्लेटफॉर्म की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो ये फोर्स्ड ऑसिलेशन की एग्जांपल हो गई। इसी तरीके से एक पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है, ये शख्स जो है वो एक्चुअली मूव करवा रहा है, वाइब्रेट करवा रहा है, तो ये जो इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी उसके लिहाज से जो ये पेंडुलम्स हैं ये वाइब्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी जो वाइब्रेशन है बेसिकली ये फोर्स्ड ऑसिलेशन या फोर्स्ड वाइब्रेशन कहलाती है। या इसी तरीके से एक झूला है, एक झूले को पुश किया जा रहा है तो झूला किस फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगा? जिस फ्रीक्वेंसी के साथ इस झूले को धक्का दिया जा रहा है। अगर तेज़ी से धक्का देंगे तो तेज़ी से वाइब्रेट करेगा, अगर आहिस्ता आहिस्ता धक्का देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट करेगा। सब कुछ बेसिकली डिपेंड करता है पुश करने वाली फोर्स की फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। तो फ्री ऑसिलेशन अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करती हैं और फोर्स्ड ऑसिलेशन बेसिकली अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी कितना है, उसके साथ वाइब्रेट करता है। ओके, अब आइए रेजोनेंस को समझिए। देखो, रेजोनेंस एक बड़ा स्पेशल फिनोमेना है जिसमें जो सिस्टम है वो ऑसिलेट करता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ। कोई बॉडी होगी वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेशन शुरू कर देगी। कब होगा ऐसा? जब उस पर अप्लाई की जाए कोई एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, ठीक है, यानी होती तो फोर्स्ड ऑसिलेशन है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखो, किसी एक बॉडी के वाइब्रेट होने की वजह से दूसरी बॉडी वाइब्रेट करे, इसे फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। लेकिन अगर किसी बॉडी की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए दूसरी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, नतीजे में क्या होगा? वो सिस्टम ऑसिलेट करेगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ, और इस असर को रेजोनेंस कहते हैं। क्या होता है रेजोनेंस में? जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक्सटर्नल फोर्स से टू द सिस्टम वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होती है। नतीजे में लार्ज ऑसिलेशन देखने में आते हैं जब एक बॉडी की वाइब्रेशन की वजह से दूसरी बॉडी वाइब्रेट करे, ठीक है, और पहली बॉडी की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए दूसरी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, तब जाके रेजोनेंस होता है। यानी कि जो हमारी सेकंड बॉडी है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेशन शुरू कर देती है। जिसकी पहली मिसाल वही थी जहाँ से हमारा ये लेक्चर शुरू हुआ था। एक सिंगर जो है वो ग्लास को ब्रेक कर सकती है साउंड वेव को प्रोड्यूस करके, और वो साउंड वेव जो कि मैच करे नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्लास के साथ, जिसके साथ वो ग्लास वाइब्रेट कर रहा है। नतीजे में वो ग्लास वायलेंटली वाइब्रेट करेगा और शटर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो नैरो ब्रिज का कोलैप्स होना था, जो नैरो ब्रिज कोलैप्स हुआ था टैकोमा नैरो ब्रिज 1940 में, वहाँ पे भी ये हुआ था कि जो हवाओं की फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली मैच कर गई थी इस ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, जिसके साथ ये वाइब्रेट कर रहा है। नतीजे में इतना वॉयलेंटली वाइब्रेट होने लगा था कि अपने इनाग्रेशन के कुछ ही दिनों के बाद जो है ये एक्चुअली कोलैप्स हो गया था, ब्रेक कर गया था। और ये भी किसकी वजह से हुआ? ये भी हुआ ड्यू टू रेजोनेंस, कि जो हवाओं की फ्रीक्वेंसी थी वो ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गई। इसी तरीके से अगर आप किसी झूले के ऊपर हैं तो याद रखिएगा, जब एक शख्स पुश करता है झूले को, ठीक है, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ये झूला सबसे ज़्यादा दूर चला जाएगा। वरना आप खुद सोचें, मिसाल के तौर पे आपने इस झूले को एक मरतबा धक्का दिया तेज़ ज़ोर से, एक मरतबा धक्का दिया आहिस्ता से, तो क्या वो ज़्यादा दूर तक वाइब्रेट करेगा? हैं, एक मरतबा आहिस्ता, एक मरतबा तेज़, और चेंज करते रहें फ्रीक्वेंसी, पहले धक्का दे दें फिर जल्दी धक्का दे दें। नतीजे में क्या होगा? जो झूला होगा वो अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा नहीं। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट तब करेगा जब पुश करने वाले की फ्रीक्वेंसी जो झूले की फ्रीक्वेंसी है उसके साथ मैच कर जाए, तब रेजोनेंस देखने में आ सकता है।
ठीक है भाई, तो ये हो गया रेजोनेंस। जब किसी एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, तो सिस्टम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता है, इसे रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, और एमआरआई के अंदर भी ऐसे ही होता है। एमआरआई मशीन जो होती हैं वही बेसिकली इसी तरीके से काम करती हैं, जो कि हमारी बॉडी का इमेजिंग टेक्निक है, जो कि एटॉमिक न्यूक्लियाई जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसमें मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए रेजोनेंस होता है, तभी उसका नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बाकी सेल फोन से कॉल का रिसीव होना, जब हम कॉल मिलाते हैं तो हम एक नंबर डायल करते हैं और कॉल उसी को मिलती है जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारी डायल करदा फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करे। या अगर माइक्रोवेव ओवन की बात की जाए तो माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी मैच करती है पानी के मॉलिक्यूल्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ। तो जितने भी फूड्स हैं जिनमें पानी मौजूद होता है, पानी के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ता है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो भी गर्म हो जाता है। तो कई सारी चीज़ें जो रेजोनेंस के उसूल पर काम कर रही हैं। अब आइए डैम्प्ड ऑसिलेशन को समझते हैं, फिर रेजोनेंस और डैम्प्ड ऑसिलेशन का एक रिलेशन भी देखना है। देखो, डैम्प्ड ऑसिलेशन एक ऐसा ऑसिलेशन है जिसमें वाइब्रेटिंग बॉडी का जो एम्पलीट्यूड होता है वो डिक्रीज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के लिहाज से जो एम्पलीट्यूड होता है वो डिक्रीज होता रहता है। किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है, ऑफकोर्स फ्रिक्शन की वजह से होता है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से हो सकता है। तो ऐसे ऑसिलेशन को कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। देखो, आइडियल केसेस के अंदर तो मैंने बताया कोई ना कोई ऐसी फोर्स होती है जो डैम्पिंग प्रोड्यूस करती है। ठीक है ना, तो बात यह है कि जब भी किसी बॉडी का एम्पलीट्यूड वक्त के लिहाज से कम होता रहे, पहले ज़्यादा मूव करे फिर कम फिर कम फिर कम, तो इसका मतलब ये जो ऑसिलेशन होगा इसको हम नाम देंगे कि भाई ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है। यहाँ पर होता क्या है, ये इस वजह से होता है कि जो एनर्जी है वो लॉस होती रहती है सिस्टम से इन फॉर्म ऑफ हीट या अदर डिसिपेटिव फोर्सेस के फोर्सेस जो है वो जहाँ पर होती हैं फ्रिक्शन वगैरह या एयर रेजिस्टेंस, तो नतीजे में जो एनर्जी होती है वो ज़ाया होती रहती है। जब एनर्जी ज़ाया होती रहेगी तो जाहिर सी बात है पहले एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, फिर एम्पलीट्यूड कम कम कम, और फिर इवेंचुअली जो बॉडी है वो रुक जाती है। अच्छा, डिपेंड करता है डैम्पिंग के लेवल पे। कभी कभार जो ऑसिलेशन है वो अंडर डैम्प्ड होती है, यानी कि वो ग्रेजुअली डिक्रीज करती है एम्पलीट्यूड में, आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज होता रहता है। अच्छा, क्रिटिकली डैम्प्ड भी हो सकती है, फास्टेस्ट रिटर्न हो जाए इक्विलिब्रियम पोजीशन पे विदाउट एनी ऑसिलेशन तो उसे क्रिटिकली डैम्प्ड कहते हैं। और ओवर डैम्प्ड भी हो सकती है, यानी कि स्लो रिटर्न भी हो सकता है विदाउट एनी ऑसिलेशन। ठीक है, तो ये 3 टाइप के डैम्पिंग देखी जाती है। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ नज़र आ रही हैं एग्जाम्पल, एक ब्लू वाली है, एक ये ऑरेंज टाइप है, और ये आ गई एक ग्रीन। इसमें आप देखें पहले वाले केस के अंदर, ये वाला जो केस है इसमें आपको हैवी डैम्पिंग नज़र आ रही है, ज़्यादा डैम्पिंग है। तो आप देखें नेचुरल फ्रीक्वेंसी F0 के साथ जो हमारी फ्रीक्वेंसी F0 के साथ मैच भी कर रही है, तो एम्पलीट्यूड तो आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है, पर वह एम्पलीट्यूड इतना ज़्यादा नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ लार्ज डैम्पिंग। रेजोनेंस हुआ होगा, देखो ये F0 के ऊपर रेजोनेंस आ रहा है, एम्पलीट्यूड अच्छा खासा नज़र आ रहा है, बट क्योंकि डैम्पिंग हैवी है तो एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा नहीं हो रहा। मीडियम डैम्पिंग के अंदर आप देखें कि यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है कि डैम्पिंग तो है, ठीक है, ये इतना नज़र आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है। और इसी तरीके से स्मॉल डैम्पिंग में आप देखें एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन रेजोनेंस हो कहाँ रहा है, F0 पर हो रहा है, जहाँ हमारी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, तो जितना ज़्यादा डैम्पिंग होगी उतना एम्पलीट्यूड ऑटोमेटिकली कम होगा। सही है भाई। इसकी मिसाल आप समझेंगे, एक बॉडी है जो कि कनेक्ट हुई है वर्टिकल स्प्रिंग से, जिसमें हवा की वजह से डैम्पिंग हो रही है, पहले तेज़, आहिस्ता 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 आहिस्ता, फिर रुक गया। या डैम्पिंग करने के लिए हमने कोई डैम्पर इस्तेमाल कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि पहले तेज़ी से वाइब्रेट करके बॉडी की एम्पलीट्यूड फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहता है। तो डैम्पिंग हवा से कराएं या किसी डैम्पर के ज़रिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग भी होती है, तब भी वो यही हो जाएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें समझना है वो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं। एक वाइडली एप्लीकेशन है, यूज़ है डैम्प्ड ऑसिलेशन का, जो कि गाड़ियों के, कारों के सस्पेंशन सिस्टम के अंदर होता है। शॉक एब्जॉर्बर को डिज़ाइन करते हैं ताकि कुछ डैम्पिंग फोर्सेस को इंट्रोड्यूस किया जा सके जो कि वाइब्रेशंस को कम कर देंगे। और ये वाइब्रेशंस कब होती हैं, जब हम किसी बम्पी राइड पर होते हैं, किसी खड्डे वाली जगह पर होते हैं, या ऊंची नीचे जगह पर हम गाड़ी चलाते हैं, तो एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है गाड़ी के अंदर, ऑटोमोबाइल के अंदर, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम शॉक एब्जॉर्बर इस्तेमाल करते हैं। और आप देखो उनका नाम भी शॉक एब्जॉर्बर है, क्योंकि वो शॉक्स को एब्जॉर्ब करते हैं। होता क्या क्या है, एक पिस्टन होता है, पहले तो देख लो यहाँ कहीं पे लगा हुआ होता है एक शॉक एब्जॉर्बर ना,
तो और ये सस्पेंशन स्प्रिंग होता है ताकि जब गाड़ी इस पे से गुजरे तो थोड़ा सा जो है ना बम्पी राइड की वजह से बैठने वाले को तकलीफ ना हो। और इसमें होता क्या है, एक पिस्टन होता है, ठीक है, कंसिस्ट ये आ गया एक पिस्टन, ठीक है, और नतीजे में क्या होता है, अंदर जो है वो एक ऑयल फिल हुआ हुआ होता है। जो पिस्टन होता है वो मूव करता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, रिस्पॉन्स में, किसके रिस्पॉन्स में, अगर रोड पे कोई बम्प हो या होल हो तो जो पिस्टन हेड होता है वो परमिट करता है पिस्टन को पास थ्रू, इस तरीके से मूव करवाने से अंदर की तरफ जाता है और ऑयल में से गुजरता है। आपको पता है ऑयल जो है वो विस्कस होता है, तो वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, नतीजे में वाइब्रेशन कम हो जाती है, यानी कि डैम्पिंग हो जाती है, ठीक है ना। अगर कोई ऑयल वगैरह नहीं होगा तो चीज़ तेज़ी के साथ वाइब्रेट करेगी, पर ऑयल होने की वजह से आप देखेंगे जो बॉडी है उसकी वाइब्रेशन आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो जाती है। तो ये जो स्लो डाउन होना है ना, बेसिकली इसी को हम डैम्पिंग कहते हैं। तो शॉक एब्जॉर्बर जो है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन की वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है, और आपने लिखना भी पेपर में इतना ही है जितना कि स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तो देखो, फिर जैसी कोई गाड़ी गुजरती है ऐसी जगह से, तो जो स्प्रिंग होता है, जो ऑयल स्प्रिंग भी है अंदर, देखो ऑयल पिस्टन के थ्रू मूव करता है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। अब देखो ना, ऊपर वाली जो चीज़ है वो अपनी पोजीशन पर है, देख रहे हो ना, सारी की सारी जो ऑसिलेशन है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है, और ऊपर वाला जो पॉइंट है वो अपनी जगह पर रहेगा। तो नतीजे में अगर हम गाड़ी के अंदर है तो गाड़ी का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो कम से कम मूव करेगा, और नीचे चाहे कितने ही खड्डे क्यों ना आते रहें। ठीक है जी। सो बस वाइंड अप करते हैं इस लेक्चर को। आज के लेक्चर में हमने फ्री ऑसिलेशन को समझा, जिसका मतलब है कि कोई बॉडी ऑसिलेट करे सिर्फ अपनी फोर्स की वजह से, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। फिर हमने पढ़ा फोर्स्ड ऑसिलेशन, जब भी कोई बॉडी ऑसिलेट करे किसी एक्सटर्नल फोर्स, पीरियोडिक फोर्स की वजह से, फिर अगर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, तो सिस्टम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता है, जिस असर को रेजोनेंस कहते हैं। और इन दी एंड अगर कोई बॉडी ऑसिलेट करे इस तरीके से कि उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के लिहाज से कम होता रहे, तो उसे कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। ओके जी, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।